इनकम टैक्स अलग है, सेल टैक्स अलग है, जीएसटी अलग है, सर्विस टैक्स, सब अलग अलग टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग है। क्या एक टैक्स होना चाहिए। नहीं, एक टैक्स होगा तो लोग मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? वो डिफरेंट टैक्स है, 36% तक टैक्स कटता है। किसी से 36% ले लियो, रोने लगेगा। नहीं, पार्ट पेमेंट लेना है ना। अभी आपको डॉक्टर कह दे कि आपके हाथ में यहाँ पर है, यहाँ तक काटूंगा, यहाँ तक काटूंगा। यही आपको उदाहरण देना, हमारा हाथ कटवा के नहीं, डॉक्टर आपका काटे। मेरी बात हुई तो अभी मेरी बात थोड़ा अगर कहेगा ना, पहले इलाज करेगा, ठीक हो। थोड़ा हाथ कटवाएगा, पूरा कर रहे हैं बाबा। अगर जब यहाँ पे दिक्कत होगी तो उसको लगेगा काटना है तो काट देगा। तो गवर्नमेंट जो ले रही है ना। आप क्या टैक्स कंसल्टेंट है क्या? मैं एडवोकेट हूँ। कहाँ? पटियाला हाउस। आप सही आदमी मिले पहले से ना बेटे, बढ़िया। देखो मैं जाना। अरे अभी हम आम जनता से बात कर रहे थे, बात का मुद्दा आज हमारा संविधान है। हाँ, बोलिए। 2 दिन संविधान में बहस इतनी गर्मा गर्म चली। तो एडवोकेट साहब, आप तो पढ़े होंगे संविधान की? पढ़े हैं ना? हाँ। बहुत लोगों का आरोप लगता है कि संविधान पढ़े नहीं। और राजनाथ सिंह राहुल गांधी को कह रहे थे कि इनके पूर्वज भी पॉकेट में संविधान लेके चलते थे, राहुल गांधी भी पॉकेट में सही कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कानून नहीं पता। और उनका किसी से बोलिए नेता का अर्थ क्या होता है, कोई नहीं बता पाएगा। नेता बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। और मैं भी वहीं का पढ़ा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में संजय मिश्रा उड़ीसा के पढ़ाए थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए थे। और उन्होंने यूपीएससी टॉप किया था। उन्होंने नेता की परिभाषा बताया था। नेता को आप विच्छेद करिए, आप न धन ईता, न माने नहीं, ईता माने जानने वाला। जो कुछ नहीं जानता वो नेता है। अब बोलिए आप। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यही पढ़े कि नेता का मतलब क्या होता है, कि कुछ और भी पढ़े? कुछ पढ़ा हूँ। बताइए आप, जो पूछना बताइए, मैं बताऊंगा सारी बातें। क्या बात करते हैं आप बताइए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसकी है? देखो ना बाबू, सवाल ये नहीं है कि सारी बात आपको बताना पड़ेगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसकी। मालूम नहीं, सारी बातें हर आदमी, किसी को हर चीज नहीं मालूम। हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में जानते हैं? मैं जानता हूँ। हाँ? किसकी किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट? मालूम नहीं है, याद नहीं। इलाहाबाद का आप हमें बेइज्जती करा रहे हैं हमारे सीनियर होके। मैं बताऊँ आपको, उस समय पैदा नहीं हुए होंगे जब मैं पढ़ा था। मैं 74। कब से पढ़ाया जा रहा है मालूम है आपको? पढ़ा हुआ आदमी, जानते आप? मैं 74 पढ़ा हूँ। भूल गया होगा। और नहीं, बहुत सारी जो चीज काम की नहीं भूल जाता है। नहीं, जो चीजें काम की नहीं होती हैं वो आदमी भूल जाता है। जो जनरल चीजें होती है आदमी याद रखता है। समझे आप? नहीं, आपने कहा चूंकि एमए पॉलिटिकल साइंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इसलिए मैं, आप मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर, इसलिए मैंने थोड़ा हल्के फुल्की सोचा आपसे। आपके नेता का आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन बताऊं आपको, अब मुझे नहीं लगता कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी भी प्रोफेसर ने क्लास में नेता का मतलब ये कहा हो कि जिसको कुछ नहीं मालूम। लीडर हु लीड्स। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। उड़ीसा के संजय मिश्रा थे, जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया था। उसने नेता का परिभाषा अर्थ बताया। हमारे सीनियर, इनसे हंसी मजाक का मेरा हक। उसने नेता का अर्थ बताया था। आप उसको विच्छेद करिए, न माने नहीं, ईता माने जानने वाला। जो कुछ नहीं जानता वो नेता है। जानते आप? नहीं। ठीक, तो बिल्कुल आम लोगों से संविधान पर, सड़क पर चर्चा। आपने संसद में चर्चा देखी, मैं सड़क पर चर्चा कर रहा हूँ और जानने की ये भी कोशिश करता हूँ कि इस देश के आम आदमी को क्या लगता है, संविधान खतरे में है या संविधान पर बहस करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसके 75 साल होने पर पूरे देश में जो कार्यक्रम चल रहे थे, उसके बाद संविधान पर 2 दिन की बहस संसद में रखी गई थी। आपको क्या लगता है? ये संविधान पर पिछले कुछ महीनों से बड़ी लंबी चर्चा होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। इस देश का आम आदमी क्या मानता है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चीजें हो रही हैं या कहीं कहीं संविधान कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? जी, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल खतरे में ही चला गया है। मैं ये बोलूँगा कि बिल्कुल जिस तरह से होना चाहिए, जैसा हम आम पब्लिक एक्सपेक्ट करती है, उस तरह से नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और कहीं पे गवर्नमेंट का अनड्यू एडवांटेज है, वो जिसका वो पूरा लाभ भी उठा रहे हैं। अच्छा, उनकी मेजॉरिटी का और जैसे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर पूरा एक कंट्रोल है और प्रेशर है अपने हिसाब से काम करने का। अच्छा, ये कांग्रेस और विपक्ष ये कहती है कि इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी ने संविधान के प्रारूपों के अनुसार लगा दिया। संविधान में उस बात का जिक्र था और उन्होंने लगा दिया इमरजेंसी। लेकिन ये जो सरकार है, इसमें अघोषित इमरजेंसी का दौर है। वो जो विपक्ष कहता है, आप मानते हैं? जी, मैं बिल्कुल ऐसा मानता हूँ।
मैं ऐसा मानता हूँ इसलिए क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। ये इसमें जेलों में नहीं ठूसे जा रहे, मतलब इक्का दुक्का पकड़ रहे कि और एक साथ सबको उठा के नहीं जेल में भर दे रहे, जैसे कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था। बाकी हो यार उस समय प्रेस पर बैन था, हाँ। बोलने वाले पर बैन था, सड़क चौराहों पर खड़े लोगों को उठा करके नसबंदी कराया गया और ये तुर्कमान गेट पर एक उसमें कर दिया गया। ऐसी कौन सी घटना इस 10 साल की सरकार में? ऐसी कोई घटना का नौबत ही नहीं वो आने दे रहे हैं। एक्चुअल में प्रेशर पहले से ही इतना है कि जब आपका न्यूज़ 24 को छोड़ के मैं दूसरे चैनल भी देख लेता हूँ कभी कभी जब मेरे पास टाइम होता है। चैनल का छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। और नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ कि अब मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई मामला होता, मैं अगर पूरी तरह से क्लीन नहीं होता, मेरे पर कोई केस चल रहा होता तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं बोल पाता। अभी मेरे को अगर 6 महीने की सजा होने वाली होती तो हो सकता था उसमें 6 साल की सजा हो जाती, ठीक है ना। अभी अगर मैं बात कर रहे हैं पूरी तरह से इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, मैं एकदम क्लियर हूँ, तो मैं खुद इस कार्य के पास में अगर थोड़ा सा भी अगर हाथ मैले हो ना तो वो इतना घबराएगा कि उसके साथ पता नहीं क्या हो जाए, कहीं चौराहे पे ही चुनवा दिया जाए कहीं पे। मैं आपको एक बात बताऊं, अकेले मैं अपने कार्यक्रम में कम से कम 50,000 लोगों से बात कर चुका और आपको मालूम है मैं बुला के और बता के तो मैं कहीं कार्यक्रम करता नहीं हूँ। यहाँ भी पसंद करते हैं हम लोग, तो मैं ये कह रहा हूँ, तो वो 50,000 लोग इस बात के एफिडेविट है, नमस्ते, इस बात के एफिडेविट है कि मैं कभी किसी को बुला के बैठा के सिखा के पढ़ा के मैं बात नहीं करता। तो अगर 50 नहीं है, ये सभी जानते हैं आपके बारे में। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर 50,000 लोग तो बोल रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई बोलने में डर रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि मेरे पर इस देश में 99 एक मैं बता 99% लोग साफ सुथरे हैं। आम आदमी की छोड़िए, अभी जो ऊंचे ओहदों पे हैं, अजीत पवार, ठीक है ना, अभी वो सबसे भ्रष्ट नेता थे इंडिया के। 70,000 के घोटाले का किसी के ऊपर इल्जाम नहीं था ना, लेकिन उनके पर 70,000 करोड़ का इन्होंने इल्जाम लगाया 1 हफ्ते पहले। उसके बाद वो चले गए उधर, हो गई सारी सफाई धुलाई और डिप्टी सीएम भी बन गए। हाँ, सुनने में आ रहा है कि जिन एनसीपी के पुराने नेताओं पर ईडी और इन लोगों ने संपत्तियां जब्त की थी, अब धीरे धीरे रिलीज भी हो रही है। तो हो ही गया, 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बता ही रहे हैं। और कई और नेता भी हैं, सुनने में आ रहा है उन लोगों की भी रिलीज हो रही है। और तब से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स इन नेताओं के घर का पता ही भूल गए जब से वो इधर आ गए। तो एक बात, हाँ जी नमस्कार सर। आप हंसने लगे मेरी बात। अब तो मैं आज इतना लकी हूँ, बहुत सालों से मैं इधर उधर घूम तो रहा था लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई कभी। आज पता नहीं तो सरस फूड फेस्टिवल के चक्कर में आपसे मुलाकात। मैं आया था कि इधर लोग खाने पीने आए होंगे। मैं पीछे से गुजरा था, मैं पीछे से मैं कहा कि लगता है आज पकड़ा गए। आज पकड़े हुए आ गए। मैं तो जनता के बीच में ही रहता हूँ, मुझे भी लगा, मुझे भी। हाँ, मेरी मिसेस सबसे ज्यादा आपका शो देखती है क्योंकि मैं तो उस समय ऑफिस में रहता हूँ 7 बजे। अरे नमस्ते मैम, बहुत शुक्रिया आपका। ये अच्छा आप हैं, मैंने दूसरे को कर दिया, माफी। बहुत माफी। अच्छा, अरे आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माहौल यही है। तो माहौल आज माहौल क्या है, यही है माहौल। तो हम आज मैं भी नमस्ते कर रही हूँ क्योंकि आपका शो मैं भी बहुत देखती हूँ, इसीलिए आज मैंने फर्स्ट टाइम। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमको मालूम हो रहा है जैसे सबसे वीआईपी आदमी आज ही हम दिल्ली के। हाँ, ये चल ही रहा बस 6:15 जो टाइम। आप इस संविधान पे जो बहस चल रही थी संसद में, मैंने सोचा क्यों न सड़क पे चल के, सड़क पर संविधान पर लोग, आम आदमी इस देश का क्या सोचता है कि क्या संविधान खतरे में है, क्या संविधान का मिसयूज बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने किया, या जो चल रहा है सही चल रहा है, या जिसकी लाठी उसका भैंस। जब जिसके पास ताकत थी उसने संविधान के प्रावधानों को, जैसा अम्बेडकर जी ने कहा कि ये संविधान को साधन के रूप में राजनीतिक दल और वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो सत्ता में रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि 90% या 95% से ज़्यादा लोग तो संविधान के बारे में जानते ही नहीं होंगे। पहली बात कि एक्चुअली है क्या संविधान में, कितने उसके फायदे के लिए है और क्या नहीं है। अपना फायदा तो उसमें देख ही नहीं पाएगी कि सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या क्या है उसके। तो जो पहले अपने मौलिक अधिकार जो मिनिमम है उसको जान ले, उसके बाद संसद के में जो हो रहा है, देखो पहले जो बना, आगे जो बनेगा, फिर बनेगा, परिवर्तन नियम है, संसार का नियम है। तो अभी भी मिसयूज होता है, आगे बनेगा उसका अलग तरीके से मिसयूज होगा, उसके आगे बनेगा उसका अलग तरह से मिसयूज होगा। तो यूज करना और मिसयूज करना ये 2 ही लोगों का काम है, ये सबसे ऊपर या सबसे नीचे। बीच वालों के लिए तो है ही नहीं। बीच वाले तो वो कमाओ
किसी तरह घर चला लो, सरकार को दे दो उनको चलाने के लिए, बस नहीं, और कुछ है ही नहीं। ना हम पुलिस के झंझट में पढ़ना चाहते हैं, न वकीलों के झंझट में, न डॉक्टर के झंझट में, लेकिन पढ़ना सबके झंझट में पड़ता है लाइफ में कभी ना कभी। मेरे फादर तो जज रह चुके हैं, तो थोड़ा बहुत हमें नॉलेज है, वरना हम तो बन नहीं पाए जज। आजकल तो जज भी देख रहे हैं, हाई कोर्ट के जज क्या बोल रहे हैं, उनकी भी मजबूरी कह लीजिए या उनकी जरूरत कह लीजिए। आज की डेट में दो ही चीज है ना, या तो जरूरत है या मजबूरी है, तीसरी चीज तो है ही नहीं। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रहे हैं वो राज्यसभा में पहुंच रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो गई है राज्यसभा? ये मेरे लिए बड़ा सोचनीय विषय है, जनता सोचना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुके हैं उनको राज्यसभा में आना पड़ रहा है, इसकी क्या आवश्यकता? एक बात बताओ, ये सब पहली बार हो रहा है क्या आप समझ रहे हो? देखिए पहली बार नहीं, यही दुर्भाग्य है कि हमारे इस देश के अंदर ये स्थितियां नहीं आनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुप्रीम ही रहने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राज्यसभा राजनीतिकरण, तभी तो कहा जा रहा है बार बार कि अच्छा एक बात बताओ, MS गिल साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे और वो राज्यसभा गए कांग्रेस से और मनमोहन सरकार में मंत्री बन गए, वो सही था? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना। तो जो पीछे छोड़ के आए वही तो चल रहा है। छोड़ने को अगर जो आगे भी यही चलाना है तो फिर सत्ता परिवर्तन किस लिए किया गया? सत्ता परिवर्तन इसलिए किया गया था कि जो पीछे हुआ वो अब ना हो। ठीक है, इसीलिए जनता यही चाहती थी कि हमने 75 साल से हो रहा है उससे एक कदम आगे, उससे कुछ नया हो, जो चीजें हो रही है वो चीजें ना हो। यही संविधान को खतरे में बताने वाली स्थितियां हैं जो बताते हैं संविधान खतरे में इन्हीं स्थितियों से है। कांग्रेस ने भी किया, आप भी कर रहे, फिर आप नया क्या लेकर के आए? आप नया कुछ नहीं लेकर के आए, सब अपना पपलू सीधा करते हैं, सब अपनी राजनीति में आकर के सब अपनी रोटियां से। बहुत अच्छी हुई है जो हम कुछ चीजें, संविधान खतरे में आ गया, अपने सिर पर पड़ता है जब तक संविधान खतरे में आ गया, दूसरे पे पड़ता है जब संविधान ठीक है। आजकल यही चल रहा है, इससे फालतू कुछ नहीं है। हिंदू खतरे में आ जाता है दादा, हिंदू खतरे में आ जाता है। हिंदू खतरे में तो ना रहा ना रहेगा। हिंदू जाग गया, हिंदू जाग रहा है धीरे धीरे। बहुत दिन से आने वाले टाइम में, अभी पिछले 10-12 साल में तो हिंदू जितना जागा है, शायद आने वाले 10 साल में और ज्यादा जागेगा। पूरा वर्ल्ड वाइड आज वर्ल्ड के अंदर जो सनातन की वो हो गई है। आप देखते हैं कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले आपका वेलकम होता है। पहले क्या होता था, यूएस। किस कंट्री में गए? नहीं, मैं दुबई गया हूँ, हांगकांग गया हूँ। पहले दुबई जाते थे, बड़ी मतलब वैसे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती थी। आज जाते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं यूएसए के लिए, कोई वीज़ा अप्लाई करना होता है, किसी का वो कराना होता है, फट होता है। मतलब होती भी होगी तो मीडिया नहीं दिखाती होगी। नहीं, पहले इतनी होती नहीं थी सर। क्या बात कर रहे हैं सर, होती नहीं थी। लोग विदेश जाने के लिए पहले तरसते थे। लोग पहले विदेश बहुत कम लोग जाते थे, जा पाते थे, ठीक है ना। जाते होंगे तो उनकी भी स्वागत होती होगी, जो पैसा खर्च करेगा वो स्वागत होती है। मीडिया भले उस समय इतनी नहीं थी जो दिखा पाए हर चीज को। पहले भी बलात्कार होती थी, पहले भी खून होता था, पहले भी सब कुछ होता था। आज एक चीज होता है, गांव में होता है, पता चल जाता है। पहले कहाँ पता चलता था? ये देखो जी, तो कुछ चीज, अरे यार संविधान पर बहस हो रही है यहाँ पर भाई, हर आदमी तो वीडियो लेके बैठा हुआ है बिना मतलब का, देख रहे हो। ऐसा है जी, संविधान कोई, शांत रहो यार, हल्ला मत करो। संविधान खतरे में नहीं है भाई साहब, कोई मतलब नहीं, एक आदमी। संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी लगाई। और अच्छा, जब इमरजेंसी लगी आप कहाँ थे? मैं सर्विस में आ गया था और हमारी मम्मी ये कहा करती, बेटा देख करके जाना। मैं 18-19 साल का, 20 साल का था उस टाइम पे। तो उस समय एकदम टाइम पे ऑफिस पहुंचना था? हाँ, टाइम पे पहुंचते थे ऑफिस में। हम तो 31 साल की नौकरी, 41 साल की नौकरी करके हम कभी बगैर टाइम पे पहुंचे नहीं है। अगर नहीं पहुंची रेलगाड़ी टाइम पे ना, तो बगैर ड्राइवर का तो ये हो जाता था उस समय। आप भी सुनी सुनाई बोल रहे हो, उस समय तो रहे नहीं हो? नहीं, मेरे पिताजी तो रहे हैं। अच्छा, पिताजी वो तो कह रहा हूँ सुनी सुने क्या, उनसे सुने हैं। हम तो बच्चे होंगे उस समय ये बताएंगे। दफ्तरों में हमने देखा है जिसके 2 बच्चे थे, नसबंदी करवा के और ना तो कल से छुट्टी ले लो अपनी। नहीं तो बच्चे नहीं भी थे, ऐसे लोगों का भी बहुत लोगों का हो गया। वो तो सोनीपत में किया है। हमारे गांव के कई बुड्ढे जो 65-70 साल के थे, ट्रेन रुकी, उतारा और हॉस्पिटल ले गए, सीधे नसबंदी काट के दे दी। और उनको एक अलार्म। संविधान पे बताओ, उतना पुराना। संविधान का ऐसा है,
उनका जब चाल चली उन्होंने उसको अमेंड कर दिया पूरी तरह से। वक्फ बोर्ड ले आए और दूसरे पता नहीं क्या क्या ले आए वो। ये धारा 370 ऐड कर दी, धर्म निरपेक्ष ऐड कर दिया, उसमें पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब अमेंडमेंट देखो, जहाँ जरूरी है, नेसेसिटी है, तो वहाँ अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे, सब काम करने पड़ेंगे। ये नहीं कि बगैर अमेंडमेंट के देश चलेगा। ये है जहाँ जरूरत है तो गवर्नमेंट ऊपर से भी देखेगी, नीचे से भी देखेगी। अमेंडमेंट की जरूरत है तो करनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए। आम पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है क्या नहीं है। अपोजिशन को भी पूरा टाइम दे रहे हैं कि भाई इस डिबेट में तुम भाग लो, उससे भाग रहे हैं। सबसे ज्यादा तो सत्ता पक्ष ही व्यवधान डालता है। विपक्ष कहता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता। नहीं, सत्ता पक्ष चाह रहा है, वो तो वहीं बैठे रहते हैं, यही अपना भाग रहे हैं भाग के जी। ये नहीं, अरे तुम अच्छाई और बुराई तो इसमें बताओ कि मतलब ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है। एक बात तो है, नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 75 में लगाई, 77 में चुनाव हुआ, 300 से ज्यादा उनकी सीटें थी, 154 पे सिमट गई। हाँ बिल्कुल। देश की जनता ने उनको बता दिया कि संविधान के खिलाफ अगर आप चली और अगर आपने थोड़ा लोगों के या विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की तो अंजाम खराब बुरा होगा। लेकिन विपक्ष आया और 2-2.5 साल भी नहीं रहा कि इंदिरा गांधी 80 में फिर पूरी ताकत के साथ हुआ क्या। 1900 सुनिए ना अभी। हाँ। इसी तरह मोदी जी को इतनी सीटें 272 से ज्यादा देश की जनता ने दिया। हाँ। लेकिन जब अब की बार 400 पार का नारा लगाया और विपक्ष ने उसको नैरेटिव दिया, ऐसा बनाया कि उनकी जो है संविधान बदलने की उनकी मंशा है, उसका असर माना जाएगा कि इनकी सीटें खट 240 पे आ गई। उन्होंने जहां 400 का पार का नारा दिया तो उन्होंने जो है अपोजिशन को जागरूक कर दिया कि भाई तुम भी लड़ो, हम भी लड़ रहे हैं। किसका कितना क्या बनेगा वो तो सीटों का तो देखो वोटिंग पे है, वो तो डिपेंड करता है कि भाई वोट जिसकी फालतू होंगी जीतेगा वही। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट फ्रेम कर ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, ईवीएम पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव। ईवीएम में कांग्रेस हो या अपोजिशन जीतती है वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। जहां इनकी गवर्नमेंट बनती है बीजेपी की या इनके अलायंस की, वहां ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं। संविधान खतरे में आ गया जी, ये हो गया जी ईवीएम, जबकि ईवीएम के अरे तो चुनाव आयोग भी तो इतना वो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा दे रहा है। चुनाव आयोग ने सबको बुलाया था कि भाई इसमें गड़बड़ी कहाँ हो सकती है, बताओ हमें, तुम्हारे पास क्या लुकूना है, पता चल ही जाए। मतलब उसने फिर दिक्कत